हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ संजय कुमार, केमिस्ट्री लेक्चरर। आप सभी का केमिस्ट्री अपने अपने चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो बच्चों, अपनी बात चल रही थी केमिकल बॉन्डिंग में, जो अपना टॉपिक चल रहा था पॉलिमराइजेशन या ध्रुवण, आयनिक यौगिकों में सहसंयोजक लक्षणों की उत्पत्ति। तो आयनिक यौगिकों में सहसंयोजक लक्षणों की उत्पत्ति कैसे होती है, इसके रिगार्डिंग अपन क्वेश्चंस की बात की थी। जो पीछे वाला लेक्चर था उसमें अपने पढ़ लिया था, फैक्टर फैक्टिंग भी पढ़ लिया था, जिसको क्या बोला जाता है, फाइजन रूल। आज जो अपना टॉपिक होगा वो क्या है, आयनिक यौगिकों के गुण, प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स के बारे में बात करेंगे। वो यौगिक जिसमें सहसंयोजक लक्षणों की उत्पत्ति हुई थी, जिसमें अपन ने फाइजन रूल पढ़ा था, उसी से अपन स्टार्ट करें। उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी, किस तरीके की प्रॉपर्टी रखें, उनके गुण क्या हैं, उनकी अपन बात करने वाले हैं। तो आज की हेडिंग क्या है, आयनिक यौगिकों के गुण, प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड। वन बाय वन अपन इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट कर रहे हैं, देखना ध्यान से। फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है उसकी अपन बात करेंगे। कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, वन बाय वन अपन इसकी स्टडी करेंगे। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, भौतिक अवस्था। आयनिक यौगिकों की भौतिक अवस्था क्या होती है, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। सेकंड जो इसकी प्रॉपर्टी है वो क्या है, क्वथनांक और गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्वथनांक व गलनांक, आयनिक यौगिकों का क्वथनांक और गलनांक की बात करेंगे। थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो है चालकता, आयनिक यौगिक किस तरीके से कंडक्टिविटी शो करेंगे उसकी बात करेंगे। फोर्थ जो है वो है भंगुरता, कठोरता व भंगुरता। आयनिक यौगिक भंगुर प्रकृति के होते हैं, कठोरता व भंगुरता। आयनिक यौगिक भंगुर प्रकृति के कैसे होते हैं उसकी अपन बात करेंगे। फिफ्थ जो इसकी प्रॉपर्टी है वो होगी इसकी प्रकृति, आयनिक यौगिकों की प्रकृति कैसी होती है। सिक्स्थ इसमें पढ़ेंगे अपन समावयवता, आयनिक यौगिकों में जो आइसोमेरिज्म है वो किस तरीके से देखने को मिलेगी उसकी बात करेंगे। सेवंथ जो प्रॉपर्टी है वो है अभिक्रिया का वेग, आयनिक यौगिकों में अभिक्रिया पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, अभिक्रिया फास्ट होगी या स्लो होगी, इसकी अपन चर्चा करेंगे। एट जो प्रॉपर्टी है वो है आयनिक यौगिकों का रंग, कलर की बात करेंगे। आयनिक यौगिकों का कलर किस तरीके का होगा उसकी अपन बात करेंगे। नाइन्थ जो प्रॉपर्टी है वो है बहुरूपता, बहुरूपता। पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म आयनिक यौगिकों के लिए कैसे डिफाइन होगी उसकी अपन बात करेंगे। और एक जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो है समाकर्तिता। बहुरूपता में भी से अपन इसको रिलेटिव पढ़ेंगे, इन दोनों में रिलेटिव, समाकर्तिता, आइसोमॉर्फिज्म, इसकी अपन बात करेंगे। तो ये वो प्रॉपर्टीज है आयनिक यौगिकों की, अपन वन बाय वन इन सभी की चर्चा करेंगे। आयनिक यौगिकों प्रॉपर्टी कौन कौन सी, इसकी भौतिक अवस्था, क्वथनांक, गलनांक, चालकता, कठोरता, भंगुरता, प्रकृति, समावयवता और अभिक्रिया का वेग, रंग और बहुरूपता, समाकर्तिता की अपन बातें करेंगे। तो वन बाय वन इसकी स्टडी करने वाले हैं आज अपन। सबसे पहले बात आती है आयनिक यौगिकों की भौतिक अवस्था, देखना ध्यान से। आयनिक यौगिकों की भौतिक अवस्था। सबसे पहले बात आती है आयनिक यौगिकों की भौतिक अवस्था, फिजिकल स्टेट। तो आयनिक यौगिकों के बारे में मैंने क्या कहा था जब अपन जालक ऊर्जा में पढ़ रहे थे, एक मोल गैसीय धनायन की अगर बात की जाए, एक मोल गैसीय धनायन, एक मोल आयनिक ठोस का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, गैसीय धनायन और गैसीय ऋणायन मिलकर एक मोल आयनिक ठोस का फॉर्मेशन करते हैं। आयनिक कंपाउंड में क्या बनते हैं, आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो अगर बात की जाए तो वहां पे आयनिक ठोस का फॉर्मेशन होता है। आयनिक ठोस का मतलब, एक मोल आयनिक ठोस का मतलब है गैसीय धनायन और गैसीय ऋणायन मिलकर क्या बनाते हैं, आयनिक ठोस या आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। इसका मतलब ठोस, इनकी प्रकृति कैसी होगी, ठोस प्रकृति के होते हैं। भौतिक अवस्था कैसी होती है इनकी, सॉलिड फॉर्म में होती है, ठोस अवस्था इनकी होती है। तो जनरली आयनिक यौगिकों की जो भौतिक अवस्था होती है जनरली प्राय वो कैसी होती है, सॉलिड होती है।
कैसी होती है? सॉलिड, ठोस होती है। कैसी होती है? ठोस होती है। तो सबसे पहले बात आती है इसकी भौतिक अवस्था। तो आयनिक यौगिकों की अगर बात की जाए तो इनकी भौतिक अवस्था कैसी होती है? इनकी भौतिक अवस्था ये ठोस प्रकृति के होते हैं। अब अगर बात की जाए सेकंड अपना जो प्रॉपर्टी था वो क्या था? क्वथनांक और गलनांक। क्वथनांक और गलनांक। क्वथनांक और गलनांक की बात की जाए, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट, तो इनके सामान्यतः आयनिक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं? हाई होते हैं। क्या होते हैं? इनके गलनांक और क्वथनांक हाई होते हैं। इसका मतलब ज्यादा बॉइल करेंगे तो क्या होंगे? इनकी प्रॉपर्टी डिफाइन होगी। और गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही, मतलब ये सॉलिड फॉर्म में होने की वजह से इनकी जो भौतिक अवस्था ठोस ये होती है। ठोस अवस्था, भौतिक अवस्था होने की वजह से इनके गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं? उच्च होते हैं, हाई होते हैं। अब अगर बात की जाए थर्ड प्रॉपर्टी की, थर्ड प्रॉपर्टी क्या थी? थर्ड, इनकी चालकता, कंडक्टिविटी। किसकी बात कर रहे हैं? आयनिक यौगिकों की चालकता। चालकता का बेसिकली मीनिंग क्या होता है? अपन डायरेक्ट नहीं बोल सकते कि कोई यौगिक, या तो अपने ऐसे बोल सकते हैं कि कोई यौगिक करंट मार रहा है, नहीं भैया, इस तरीके से इसमें ध्यान नहीं देते कि कंडक्टिविटी किसी आयन की इस तरीके से बता रहे हैं कि नहीं करंट लग रहा है, करंट नहीं लग रहा है, इस तरीके से कंडक्टिविटी नहीं रिप्रेजेंट की जाती। कंडक्टिविटी का बेसिकली मीनिंग किसी आयनिक यौगिकों की, किसी भी यौगिक की अगर कंडक्टिविटी की बात की जाए, इसका मतलब है वो किसी सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, किसी सॉल्यूशन में जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का मिक्सचर है। इसका मतलब कोई भी आयनिक यौगिक किसी सॉल्यूशन में है, अगर उसमें आयंस प्रेजेंट है, उसमें क्या है? आयंस प्रेजेंट है। आयन अगर प्रेजेंट है, फ्रीली आयंस है, इसका मतलब वहां पे क्या देखने को मिलेगी? कंडक्टिविटी देखने को मिलेगी। तो ये जो इनकी भौतिक अवस्था क्या होती है आयनिक यौगिकों की? ठोस। तो इसके लिए बोला जाता है इसकी जो चालकता होती है वो क्या होता है? इसका जो जो भौतिक अवस्था ठोस अवस्था में होती है आयनिक ठोस, तो ये ठोस अवस्था में विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। विद्युत के कुचालक होंगे। मैंने क्या कहा? ध्यान से देखिएगा। ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि किसी सॉल्यूशन में अगर बात की जाए इसकी, किसी सॉल्यूशन में अगर कोई आयन फ्री है तभी कंडक्टिविटी की बात की जाएगी। लेकिन जब कोई ठोस आयनिक कंपाउंड जिस सॉलिड स्टेट में होगा, ठोस अवस्था में होगा, उसमें किसी भी तरीके का कोई फ्री आयन नहीं होगा। ठोस अवस्था में इसका मतलब कोई भी फ्री आयन, मुक्त आयन नहीं है, फ्री आयन नहीं होगा, कोई भी मुक्त आयन प्रेजेंट नहीं है जो गति कर सके। आयनों की गति के कारण क्या आती है? चालकता डिफाइन की जाती है। तो ठोस अवस्था की वजह से कोई भी आयन फ्री नहीं है, इसका मतलब कोई कंपाउंड बना रखा है आयनिक कंपाउंड, आयन फ्री नहीं है। आयन फ्री नहीं होने की वजह से विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक या नॉन कंडक्टर होते हैं। अगर इस आयनिक यौगिक को ठोस अवस्था की बजाय किसमें? सॉल्यूशन में डाल दिया जाए। किसमें डाल दिया जाए? सॉल्यूशन की अगर बात की जाए, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, तो आयंस क्या होंगे? सॉल्यूट। आयन क्या होंगे? विलेय। और इसमें क्या है? वाटर। सॉल्यूशन तभी तो बनेगा जब आयंस और वाटर होगा, सॉल्वेंट होगा, तो इन दोनों के मिक्सचर से क्या बनेगा? ये क्या है? कोई सॉल्यूशन। अब देखना बच्चों, आयनिक यौगिकों में क्या बन गए? आयंस बन गए। जब इसको सॉल्यूशन की बात की जाए, किसी विलयन में या गलित अवस्था में बात की जाए आयनिक यौगिकों की, तो इसमें क्या बन जाते हैं? आयंस बन जाते हैं। आयंस बनने का मतलब आयंस क्या होंगे? प्लस माइनस होंगे, धनायन और ऋणायन होंगे सॉल्यूशन में। किसकी वजह से हुए? वाटर मिला रखा है, इसका मतलब सॉल्वेंट है जो अपने आप उसमें घोलेगा। इसका मतलब क्या हुआ? धनायन और ऋणायन आयंस बनेंगे। आयन मुक्त रूप से यहाँ पे क्या कर रहे हैं? गति कर रहे हैं। आयनों की क्या हो रही है? यहाँ पे मुक्त गति हो रही है, आयनों की फ्री मोशन हो रही है। मुक्त रूप से आयन क्या कर रहे हैं? गति कर रहे हैं। मुक्त रूप से आयन क्या कर रहे हैं? यहाँ पे गति या मोशन कर रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे कंडक्टिविटी शो होगी। तो इसकी किसी विलयन की बात की जाए या किसी गलित अवस्था की बात की जाए, तो वहाँ पे क्या बताया जाता है? आयनिक यौगिकों की जो चालकता होती है, ये विद्युत के क्या होते हैं? चालक होते हैं। लेकिन ठोस अवस्था में विद्युत के क्या होंगे? कुचालक होंगे। तो ये तो बात होगी ठोस अवस्था की। और इसकी बात की जाए अगर विलयन या गलित अवस्था में, विलयन या गलित अवस्था में, विलयन या गलित अवस्था की बात की जाए, तो यहाँ पे क्या होंगे? मुक्त रूप से आयन मिलेंगे, मुक्त रूप से आयन प्रेजेंट होंगे, जिसके कारण ये क्या होते हैं? विद्युत के
चालक होंगे, विद्युत के चालक कंडक्टिविटी शो करेंगे। तो ठोस अवस्था में तो विद्युत के कुचालक और विलयन या गलित अवस्था में क्या होते हैं, विद्युत के चालक होते हैं। क्यों होते हैं, मैंने बताया कि सॉल्यूशन में आयन फ्री होंगे, आयन फ्री होने से इनमें क्या होती है, फ्रीली मोशन, गति होगी, गति से क्या होगी, कंडक्टिविटी शो होगी। तो अपन डायरेक्ट किसी आयनिक यौगिकों के बारे में ये नहीं बता सकते कि इसके अपने जैसे टच किया, अपने हाथ टच किया, इसमें बता देते हैं करंट आ रहा है, नहीं ये तो कंडक्टिविटी शो कर रहा है, ज़्यादा ही कर रहा है करंट मारा, इस तरीके से कुछ नहीं होता। लेकिन सॉल्यूशन की अगर बात की जाए, सॉल्यूशन में कंडक्टिविटी आयनों की गति पर डिपेंड करेगी। तो इसी तरीके से यहाँ पे क्या देखी जाती है, कंडक्टिविटी या आयनिक यौगिकों की कंडक्टिविटी। तो डायरेक्ट अपन नहीं बता सकते, नोट करें इसको। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। चलिए, फोर्थ जो इसकी प्रॉपर्टी है आयनिक यौगिकों की, वो क्या है, कठोरता और भंगुरता। आयनिक यौगिक भंगुर प्रकृति के होते हैं, कैसे होते हैं उसकी अपन बात करेंगे। चलिए, फोर्थ जो इसकी प्रॉपर्टी है वो क्या है, कठोरता और भंगुरता। कठोर प्रकृति होती है और भंगुर प्रकृति होती है, कैसे होगी उसकी मैं बात कर रहा हूं, कठोरता व भंगुरता। देखना, आयनिक यौगिकों में इनकी प्रकृति कैसी होती है, भंगुर होती है। अगर आयनिक यौगिकों में बात की जाए आयंस की, आयनिक यौगिकों में आयंस की बात की जाए तो इनका अरेंजमेंट कैसे होता है। देखना, ये कोई आयन, आयनिक यौगिकों में आयंस का अरेंजमेंट इस तरीके से होगा। आयंस क्या होते हैं, एक दूसरे के टच में, इस तरीके से अरेंजमेंट होता है आयंस का। धनायन ऋणायन, धनायन ऋणायन, ऋणायन धनायन, ऋणायन और धनायन, इस तरीके से अरेंजमेंट होता है। ये क्या हो गया, आयनिक ठोसों में एटम्स का या मैं कह दूं आयंस का क्या होता है, अरेंजमेंट होता है, जिसके कारण इनकी प्रकृति कैसी होती है, सॉलिड या कठोर प्रकृति के होते हैं। अब अगर बात की जाए यहाँ पे हल्की सी चोट, इस पे क्या किया जाए, हल्की सी चोट मारी जाए, इसका मतलब इसको अरेंजमेंट इसका जो है डिस्टर्ब किया जाए, इसका मतलब यहाँ पे थोड़ी सी हल्की सी चोट इस पर मारी जाए। चोट का मतलब क्या है, हल्की चोट, इस पे हल्की सी चोट, जैसे मैं किसी हथौड़े से इसको थोड़ा सा मारूं, किसी भी आयनिक यौगिक पर थोड़ा सा मान लो हथौड़े से मार रहा हूं, किसी भी तरीके से मान लो, किसी भी तरीके हल्की सी चोट देनी है इसको, इसका अरेंजमेंट थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा। देखना कैसे होगा, इसको हल्के से हथौड़े से मारेंगे तो किस तरीके का अरेंजमेंट होगा। देखना, ये जो आयन्स थे इनका जो अरेंजमेंट था इस तरीके से थे आयन, इनका अरेंजमेंट कैसे हो जाता है, इस तरीके से प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस, इस तरीके से अरेंजमेंट हो जाता है। अब देखना, हल्की सी चोट देने से इस पे क्या फर्क पड़ने वाला है, यहाँ पे हल्की सी चोट दी साइनिक कंपाउंड में, हल्की चोट लेने से की वजह से क्या हुआ, ये जो इनकी जो परत थी, ये परत इस आयन की, इन आयन्स की एक परत, ये दूसरी परत, इस परत में क्या हो जाता है, थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता है, यहाँ पे क्या आ जाता है, इरेगुलेशन आ जाता है, यहाँ पे ये खिसक जाती है, ये परत एक दूसरे के ऊपर क्या हो जाती है, खिसक जाती है। खिसकने की वजह से ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे कोई भी मान लो आयन, ये यहाँ पे आ जाता है, इसके बिल्कुल पास में आ जाता है, जहाँ पे नेगेटिव था वहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। इसका मतलब ये दोनों आयन से एक दूसरे को, समान आयन एक दूसरे को क्या करेंगे, स्पर्श करेंगे। समान आयन एक दूसरे को क्या करने लगते हैं, स्पर्श करने लगते हैं। इन दोनों के बीच क्या लगता है, समान आयनों के बीच रिपल्सन लगेगा,
समान आयनों के बीच क्या लगेगा, रिपल्सन। तो इसके प्रकृति कैसी होती है, भंगुर। तो ये जो समान आयनों के बीच रिपल्सन लग रहा है, ये इसकी क्या प्रकृति को रिप्रेजेंट करते हैं, भंगुर प्रकृति को रिप्रेजेंट करते हैं। इस प्रतिकर्षण के कारण ये आयन से एक दूसरे के से क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या लग रहा है, प्रतिकर्षण। यहाँ पे क्या लगता है, रिपल्सन या प्रतिकर्षण, जिसकी वजह से ये आयन एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। आयन एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, क्योंकि समान आयनों के बीच क्या है, या मैं कह दूं परत एक दूसरे से क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। प्लस माइनस प्लस, आयन्स क्या हो गए एक दूसरे से अलग। इस तरीके का अरेंजमेंट होता है, प्लस माइनस प्लस। तो यहाँ पे क्या हुआ, थोड़ा बहुत रिपल्सन लगा, जिसके कारण ये जो रिपल्सन है ये आयनिक यौगिकों की उस प्रकृति को रिप्रेजेंट करता है, जिसके कारण इनमें क्या आ गया, इरेगुलेशन आ गया। पहले तो क्या थी, इनका अरेंजमेंट जो था वो क्या था, नियमित रूप से था, नियमित रूप से अरेंज्ड थे ये। अब क्या हो गया, अनियमित रूप से अरेंज्ड हो गए, क्योंकि अपने थोड़ी सी हल्की चोट दी इन पर। तो जैसे NaCl की बात कर लो, NaCl क्रिस्टल मान लो, NaCl ठोस मान लो, NaCl में Na पॉजिटिव Cl माइनस, इस तरीके से NaCl पर थोड़ी सी अपन हल्की सी चोट देंगे तो क्या होगा, ये परत एक दूसरे के ऊपर खिसक जाती है, जिसके कारण धनायन के स्पर्श में रहेगा, रिपल्सन लगेगा, रिपल्सन से ये दूर हो जाएंगे। इसका मतलब ये भंगुर प्रकृति के होते हैं। अरेंजमेंट क्या हो गया, यहाँ पे डिस्टर्ब हो गया। अरेंजमेंट डिस्टर्ब होने से ये इनकी प्रकृति कैसी होती है, भंगुर प्रकृति होती है। तो इसी के कारण इनकी प्रकृति कैसी बोली जाती है, भंगुर प्रकृति। और अपन ने क्या बोला, कठोर होते हैं। कठोर क्यों होते हैं, क्योंकि ये इनका जो अरेंजमेंट होता है वो क्या होता है, अरेंजमेंट नियमित रूप से होता है, या मैं कह दूं अरेंजमेंट क्या होता है, बिल्कुल सही ढंग से होता है। प्लस माइनस इस तरीके से पेयर, इस तरीके से लेयर्स बनती हैं, लेयर्स एक दूसरे की क्या होती हैं, इस तरीके से अरेंजमेंट क्या होता है इनका, रेगुलेशन फॉर्म में होता है, रेगुलर होता है। तो इस चीज को क्या बोला जाता है, इसकी कठोरता और भंगुर प्रकृति को डिसाइड किया जाता है। सबसे पहले आप इसको नोट करें, उसके बाद मैं आपको नोट करवा दूंगा इसकी थ्योरी। चलिए इसकी थ्योरी में आप लोगों को नोट करवा देता हूँ, उसको लिख लीजिए कि कठोर प्रकृति और भंगुर प्रकृति का मतलब क्या है। चलिए तो मैं इनसे स्टार्ट कर देता हूँ। विपरीत, ये जो इनका अरेंजमेंट बिल्कुल नियमित रूप से था, वो विपरीत आयन समान आयन एक दूसरे के पास आएंगे तो क्या होगा, ये एक दूसरे से दूर चले जाते हैं, बिखर जाते हैं, जिसके कारण प्रकृति इनकी कैसी होगी, भंगुर। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ, आयनों का नियमित, आयनों की नियमित व्यवस्था में हल्की चोट से समान आवेश क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के पास में आ जाते हैं। समान आवेश एक दूसरे को स्पर्श करेंगे, एक दूसरे को स्पर्श करके बिखर जाते हैं। समान आवेशों के बीच रिपल्सन से क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से दूर चले जाते हैं या बिखर जाते हैं। ये इनकी आयनिक यौगिकों की ये क्या कहलाती है, आयनिक यौगिकों की भंगुर प्रकृति को प्रदर्शित करेगा। आयनिक यौगिकों की भंगुर प्रकृति को दर्शाएगा। तो जो समान आयनों का जो नियमित रूप से जो व्यवस्था थी, उसमें हल्की सी चोट देने से समान आवेश एक दूसरे के टच में आ गई, इनमें रिपल्सन लगेगा, जिसके कारण ये बिखर जाते हैं या रिपल्सन के कारण अपने से दूर चले जाते हैं। पेयर्स, ये जो लेयर्स थे इनकी, लेयर्स क्या हो जाती हैं, दूर दूर, जिसके कारण इनकी आयनिक यौगिकों की किस प्रकृति को रिप्रेजेंट करता है, ये भंगुर प्रकृति या क्या होते हैं, ये कठोर और भंगुर प्रकृति के होते हैं। क्यों होते हैं मैंने आप लोगों को इसमें समझा दिया, तो इसको नोट कर लें।
बात करते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी की। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या थी, उसकी बात करते हैं, उसकी नेचर, आयनिक यौगिकों की नेचर कैसी होती है उसकी बात करने वाले हैं। चलिए, फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है, आयनिक यौगिकों की प्रकृति। आयनिक यौगिकों की प्रकृति, तो इनकी प्रकृति कैसे होती है इसके पर मैं बात करता हूँ। प्रकृति का मतलब क्या है देखना, मैंने कहा आयंस में ये जो आयनिक यौगिकों के यानी आयंस में रिपल्सन लगने से एक दूसरे से क्या चले जाते हैं, दूर चले जाते हैं। ये लेयर्स जो होती हैं ये एक दूसरे से क्या हो जाती हैं, दूर हो जाती हैं। अभी अपने बात की आयनिक यौगिक भंगुर प्रकृति के होते हैं। आयनिक यौगिक किस प्रकृति के होते हैं, भंगुर प्रकृति के होते हैं। तो इस भंगुर प्रकृति के कारण क्या होता है देखना, इनके अगर रासायनिक और भौतिक गुणों की अगर व्याख्या की जाए, इस आयनों में रासायनिक और भौतिक गुणों की अगर डायरेक्शन की बात की जाए तो इस धनायन के लिए इधर होगी, इस ऋणायन के लिए किधर भी हो सकती है। इनकी डायरेक्शन कोई फिक्स नहीं है कि एक ही डायरेक्शन में इनके रासायनिक और भौतिक गुण हो सकते हैं। किसी भी डायरेक्शन में कैसे भी इसके भौतिक व रासायनिक गुण हो सकते हैं, भौतिक व रासायनिक गुण। तो आयनिक यौगिकों के भौतिक और रासायनिक गुण की किसी भी तरीके की कोई डायरेक्शन नहीं होती, सभी किसी भी डायरेक्शन में भौतिक और रासायनिक गुणों की व्याख्या की जा सकती है, क्योंकि ये भंगुर प्रकृति के होते हैं। आयन से एक दूसरे से बिखरे पड़े रहते हैं, बिखरे पड़े रहने की वजह से इनमें भौतिक और रासायनिक गुण की कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है। ये अपन नहीं कह सकते कि किसी भी आयन की भौतिक और रासायनिक गुणों की व्याख्या एक फिक्स डायरेक्शन में हो रही है, किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है। इसका मतलब क्या होती है, इसके भौतिक और रासायनिक गुण की कोई डायरेक्शन नहीं होती। तो इसकी प्रकृति कैसी होती है, अदिशात्मक होती है। प्रकृति कैसी होगी, अदिशात्मक, नॉन डायरेक्शनल। प्रकृति कैसी होगी, नॉन डायरेक्शनल। तो आयनिक यौगिकों की प्रकृति कैसी होती है, नॉन डायरेक्शनल होती है, अदिशात्मक प्रकृति होती है। क्यों होती है, मैंने इसको समझा दिया आप लोगों को कि रासायनिक गुणों की व्याख्या या भौतिक गुणों की व्याख्या अपन एक फिक्स डायरेक्शन में अपन नहीं बता सकते कि फिक्स डायरेक्शन में क्या हो रही है, इनके भौतिक और रासायनिक गुणों की व्याख्या हो रही है। फिक्स नहीं है, किसी भी डायरेक्शन में भौतिक और रासायनिक गुणों की व्याख्या अपन चेक कर सकते हैं। तो इसकी प्रकृति कैसी होती है, अदिशात्मक प्रकृति होती है। सिक्स्थ जो प्रॉपर्टी है वो कौन सी है, समावयवता। तो आयनिक यौगिकों में किसी भी तरीके की समावयवता या आइसोमेरिज्म की बातें नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इनकी प्रकृति कैसी होती है, अदिशात्मक। इनकी प्रकृति अदिशात्मक होने की वजह से इसमें समावयवता की अपन बातें नहीं करेंगे। तो आयनिक यौगिक समावयवता प्रदर्शित नहीं की जाती। ये इसकी बात होगी सिक्स्थ प्रॉपर्टी की। सेवंथ जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, अभिक्रिया का वेग। अभिक्रिया का वेग, वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन कैसे डिफाइन होगा देखना। किसी भी अभिक्रिया का वेग का मतलब है उस रिएक्शन की अगर बात की जाए तो रिएक्शन स्लो हो रही है या फास्ट हो रही है। इस चीज को डिसाइड कौन करेगा, अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की दर। अभिक्रिया का वेग का मतलब है किसी अभिक्रिया का वेग ज्यादा है, इसका मतलब रिएक्शन क्या हो रही है, फास्टली हो रही है। अगर किसी अभिक्रिया का वेग कम है, इसका मतलब रिएक्शन होने में टाइम लग रहा है। तो ये कौन डिसाइड करेगा, अभिक्रिया का वेग। अब चेक करते हैं किस तरीके से आयनिक यौगिकों की अभिक्रिया का वेग की बात की जाती है देखना। आयनिक यौगिकों में, आयनिक ठोसों के लिए बोल दो, आयनिक ठोस के लिए बोल दो, आयनिक ठोस। आयनिक ठोस में जो अभिक्रिया होती है, आयनिक ठोसों की अभिक्रिया वो क्या होती है, फास्ट होती है। आयनिक अभिक्रिया कैसी होती है, आयनिक
ठोसों में जो आयंस की अभिक्रिया होती है वो कैसी होती है, फास्ट होती है, तेज होती है। क्यों होती है इसका कारण मैं आप लोगों को कंपैरेटिवली बात करूंगा कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स के साथ। तो सबसे पहले आप इसको नोट करें, उसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट कंपैरेटिवली बात करेंगे किस तरीके से आयनिक ठोसों में आयंस की अभिक्रिया क्या होती है, फास्टली होती है, इनकी जो रिएक्शन होगी वो क्या होगी, फास्ट होगी। चलिए, तो मैंने कहा किसी भी रिएक्शन अगर को उसको रिएक्शन को बताना है कि रिएक्शन फास्ट हो रही है, स्लो हो रही है, किन किन फैक्टर पर डिपेंड करेगा, उन सभी की मैं कंपैरेटिवली बात करने वाला हूं। देखना, समझिएगा ध्यान से। देखना, मैंने कहा आयनिक यौगिकों में आयंस की अभिक्रिया क्या होती है, तेज होती है। आयनिक अणु की बात की जाए, आयनिक अणु, एक मैं कंपैरेटिवली बात कर रहा हूं, आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा कंपैरेटिवली। सहसंयोजक अणु, ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें क्या हो, कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट। एक तो इनकी रिएक्शंस की बात करेंगे, एक अपन बात करेंगे आयनिक अणु की, आयनिक ठोसों की बात करेंगे। तो प्रॉपर्टी अपन इसकी पढ़ रहे हैं, लेकिन कंपैरेटिवली बात करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। देखना, आयनिक यौगिकों जो आयनिक अणु होते हैं इनकी रिएक्शंस क्या होती है, फास्ट होती हैं, और सहसंयोजक अणु की रिएक्शन क्या होती है, स्लो होती हैं। क्यों होती है, देखना, किसी भी रिएक्शन की अगर बात की जाए, कोई भी रिएक्शन है, जैसे अगर प्लॉट की बात की जाए किस तरीके से रिएक्शन होगी, ये मैं पाथ मान लेता हूँ, रिएक्शन पाथ, और ये एनर्जी। कोई भी रिएक्शन हो रही है, जैसे अपने जनरली जो रिएक्शन ली जाती है वो कौन सी होती है, एक्सोथर्मिक टाइप की रिएक्शन है, अपन काम में लेते हैं। तो देखना, एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक भी मान सकते हो, किसी भी तरीके की, मैं कौन सी ले रहा हूँ यहाँ पे, एक्सोथर्मिक ऊष्माक्षेपी टाइप की रिएक्शन है ले रहा हूँ। तो ये क्या है, ऊष्माक्षेपी रिएक्शन। देखना, कोई भी रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट होगा, प्रोडक्ट में। कोई भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो रिएक्शन फास्ट होगी या स्लो होगी, वो किस चीज़ पर डिपेंड करेगी, ये जो इसकी क्रिया कारकों को उत्तेजित करने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है वो क्या कहलाती है, एक्टिवेशन एनर्जी या सक्रिय ऊर्जा कहलाती है, सक्रियण ऊर्जा। तो किसी भी रिएक्शन की अगर बात की जाए, कोई भी रिएक्शन फास्ट होगी, स्लो होगी, वो इस पर डिपेंड करेगी कि सक्रिय ऊर्जा का मान ज्यादा है या कम है। अगर सक्रिय ऊर्जा ज्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ, उस रिएक्शन को होने में ज्यादा टाइम लगेगा। देखना, सक्रिय ऊर्जा ज्यादा होने का मतलब, जैसे मैं एक सेकेंड रिएक्शन और लिख देता हूँ इसी में। सेकेंड रिएक्शन इस तरीके से, मान लो ये रिएक्शन हो रही है जिसमें कोई भी रिएक्टेंट R डैश मान लो, प्रोडक्ट B डैश बन रहा है, तो इसकी जो सक्रिय ऊर्जा है, एक्टिवेशन एनर्जी, ये क्या है, कंपैरेटिवली इसके ज्यादा है। तो E1 मान लेता हूँ, इसको E2 मान लेता हूँ, तो मैं कह सकता हूँ E फर्स्ट इज लेस देन E सेकेंड। ये सेकेंड क्या है, यहाँ पे ज्यादा है। तो रिएक्शन कहाँ पे फास्ट होगी, अपने से पूछ लिया जाए, रिएक्शन कौन सी रिएक्शन फास्ट हो रही है, तो जिसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी कम है, एक्टिवेशन एनर्जी ये यहाँ पे कम होगी, तो एक्टिवेशन एनर्जी जहाँ पे कम है वो रिएक्शन ज्यादा फास्टली होगी। इसको एक तरीके से क्या मान सकते हो, आप रेजिस्ट मान सकते हो, प्रतिरोध या विरोधाभास। ये क्या करती है, रिएक्शन का विरोधाभास करती है। इस रिएक्शन, ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है एक तरीके से रिएक्शन में क्या करती है, अवरोध उत्पन्न करती है। जितना ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू होगी वो रिएक्शन उतनी ही क्या होगी, स्लो होगी। तो यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी फास्ट रिएक्शन कौन सी होगी, ये ब्लैक कलर में जो मैंने दिखा रखी है, जिसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, कम है, वो रिएक्शन क्या होगी, फास्ट होगी। तो ये फर्स्ट वाली रिएक्शन क्या है, फास्ट, कंपेरेटिवली ये क्या होगी, स्लो होगी। तो कैसे पता किया, एक्टिवेशन एनर्जी से। अब बात आती है आयनिक यौगिकों के लिए। मैंने कहा रिएक्शन क्या होती है, आयनिक यौगिकों में फास्टली होती है। फास्टली क्यों होती है, देखना, रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं तो रिएक्टेंट्स में यहाँ पे जो कुछ बॉन्ड होंगे वो ब्रेक होंगे, रिएक्टेंट के बॉन्ड ब्रेक होंगे, ब्रेक होने से एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी जिसको क्या बोला जाता है, ट्रांजिशन स्टेट, संक्रमण अवस्था। ट्रांजिशन स्टेट जिसके थ्रू क्या बनता है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो आयंस यहाँ पे क्या होंगे, अगर बात की जाए आयनों में,
तो आयनों में ये जो बॉन्ड ब्रेकिंग की जो प्रोसेस है, पुराने बंध टूटते हैं, नए बंध का निर्माण होता है, ये आयनिक बंध में या आयनिक ठोसों में देखने को नहीं मिलता। मैंने कहा रिएक्टेंट में कुछ पुराने बॉन्ड तो टूटेंगे और नए बॉन्ड का फॉर्मेशन से क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। तो ये जो बॉन्ड का यहाँ से ब्रेकिंग हुई है, बॉन्ड की ब्रेकिंग, ये यहाँ पे इस तरीके से किसी भी आयनिक ठोस में देखने को नहीं मिलती। और एक्टिवेशन एनर्जी भी आयनिक ठोसों में रिएक्शन के दौरान नहीं होती। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ इनकी जो रिएक्शन होती है, अभिक्रिया इनकी जो होती है वो कैसी होती है, फास्ट होती है। आयनिक यौगिकों में, आयनिक ठोसों में क्या होता है, आयंस की रिएक्शन है फास्ट होती है। फास्ट होने का कारण क्या है, देखना, एक तो सक्रिय ऊर्जा या एक्टिवेशन एनर्जी। सक्रिय ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी की बात नहीं की जाती। जब एक्टिवेशन एनर्जी नहीं है, इसका मतलब अवरुद्ध नहीं है। ये अवरुद्ध जो रिएक्शन को क्या कर रहा था, स्लो कर रहा था, ये अवरुद्ध नहीं है। इसका मतलब कोई भी रिएक्शन हो रही है आयनिक ठोसों में, मैं बात कर रहा हूँ, कोई भी रिएक्शन, ये रिएक्शन पाथ हो गया, कोई भी रिएक्शन हो रही है, इसका मतलब रिएक्शन किस तरीके से हो रही है, इस तरीके से कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट में। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, बिल्कुल नगण्य है, एक्टिवेशन एनर्जी की बात नहीं की जाती। तो रिएक्शन क्या हो रही है, बिल्कुल फास्ट हो रही है। रिएक्शन क्या हो रही है, बिल्कुल फास्ट हो रही है। तो यहाँ पे तो क्या थी, रिएक्शन स्लो हो रही थी, स्लो होने का मतलब एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा थी। यहाँ पे आयनिक ठोसों में सक्रिय ऊर्जा की बात ही नहीं की जाती, इसका मतलब रिएक्शन क्या होगी, फास्ट होगी। तो कारण क्या बताना है, सक्रिय ऊर्जा की बात नहीं की जाती, आयनिक ठोसों में एक्टिवेशन एनर्जी की बात नहीं की जाती। और क्या होगा, ये जो रिएक्टेंट में बॉन्ड का जो ब्रेकिंग हुई है, रिएक्टेंट्स में कोई भी रिएक्टेंट्स के बीच बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी, पहले से यहाँ पे क्या है, आयनिक यौगिकों में आयंस प्रेजेंट है। रिएक्टेंट का मतलब यहाँ पे क्या है, आयंस प्रेजेंट है, पहले से आयंस प्रेजेंट है। तो कोई भी बॉन्ड का ब्रेकिंग नहीं होने वाला, बॉन्ड की ब्रेकिंग नहीं होगी, बंध का वियोजन नहीं होगा, तो डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इस प्रोडक्ट में। तो ये क्या होगी, रिएक्शन इनके लिए फास्ट होती है। अब अगर बात की जाए सहसंयोजक अणु की, सहसंयोजक अणु की, तो ये जो सहसंयोजक अणु है, ये प्रोसेस, ये जो मैंने ग्राफ यहाँ पे बताया, ये किसका है, जनरली सहसंयोजक अणु के लिए, जिसमें अगर बात की जाए रिएक्टेंट की, तो बॉन्ड का क्या होगा, ब्रेकिंग होगा, उसके बाद बॉन्ड ब्रेकिंग होगी। बॉन्ड ब्रेकिंग किस तरीके से रिप्रेजेंट की जाती है, ट्रांजिशन स्टेट के अकॉर्डिंग बॉन्ड ब्रेक होंगे और बॉन्ड, नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, नए बॉन्ड का फॉर्मेशन से क्या बनेगा, प्रोडक्ट। तो ये जो जनरली जो रिएक्शन इस तरीके की मैंने ज्योग्राफी रिप्रेजेंट किया है किसी भी रिएक्शन के लिए, किसके लिए लागू होता है, किसी ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें क्या हो, कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट हो, जिसमें क्या हो, बॉन्ड का ब्रेकिंग इस तरीके से होता हो। लेकिन इस यहाँ पे जो आयनिक अणुओं की है, आयनों की जो रिएक्शन है वो कंप्लीटली क्या है, इनसे डिफरेंस है। तो ये जो जनरली जो ग्राफ है किसके लिए, सहसंयोजक अणु, जहाँ पे बॉन्ड भी ब्रेक होगा, नया बॉन्ड भी बनेगा और एक्टिवेशन एनर्जी की भी बात करेगा। इसका मतलब रिएक्शन इसके कंपेरेटिवली, आयनिक यौगिकों या आयनिक ठोसों के कंपेरेटिवली यहाँ पे रिएक्शन क्या होती है, बिल्कुल स्लो होती है। तो सहसंयोजक अणु में जो रिएक्शन होती है वो कंपेरेटिवली क्या होती है, स्लो होती है, धीमी होती है। तो आयनिक ठोसों में आयंस की जो अभिक्रिया है, आयनिक ठोसों में आयंस की अभिक्रिया वो क्या होती है, तेजी से होती है। और सहसंयोजक अणुओं में जो बॉन्ड ब्रेकिंग के दौरान नए बॉन्ड का फॉर्मेशन से प्रोडक्ट जो बनेगा, उसमें क्या होता है, ये जो रिएक्शन होगी वो कैसी होगी, धीमी होगी, स्लो होगी। नोट करें इसको, उसके बाद में आप लोगों को नोट, चलो मैं नोट करवा देता हूँ। आयनिक ठोसों में, आयनिक ठोस में आयनों की अभिक्रिया, आयनों की अभिक्रिया क्या होती है, फास्ट होती है, तेज होती है। और सहसंयोजक अणुओं में, सहसंयोजक अणुओं में अभिक्रिया कैसी होगी, स्लो होगी, कंपेरेटिवली क्या होगी, स्लो होगी, धीमी होगी। नोट करें इसको। तो ये बात हो गई अभिक्रिया का वेग। अभिक्रिया की वेग का मतलब क्या हुआ, जहाँ पे रिएक्शन फास्ट होती है उसकी अभिक्रिया का वेग ज्यादा है, और जहाँ पे रिएक्शन स्लो होती है वहाँ पे क्या होगा, अभिक्रिया क्या हो रही है, वहाँ पे बिल्कुल अभिक्रिया का वेग वहाँ पे कम होगा। बताओ भी, किसी भी तरीके की दिक्कत है तो बताओ। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं अपन।
चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? कलर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? कलर या रंग। आयनिक यौगिकों का रंग। आयनिक यौगिक किस रंग के होंगे उसकी अपन बात करने वाले हैं। चलिए देखना, आयनिक यौगिकों के रंग की अगर बात की जाए कि वो रंगहीन होगा या रंगीन होगा, कलरलेस होगा या कलरनेस होगा, इसकी अपन बात करने वाले हैं। या तो कोई आयनिक यौगिक रंगीन होगा, कैसा होगा? रंगीन होगा, या रंगहीन होगा, या तो उसमें किसी भी तरीके का कोई कलर नहीं होगा, या वो कैसा होगा? रंगीन कलर्ड होगा। तो आयनिक यौगिकों की अगर बात की जाए तो उसमें रंग की व्याख्या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स के आधार पर की जाती है। किसी भी आयनिक यौगिक में कोई भी आयन जिसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, मैंने क्या कहा? रंग की व्याख्या आयनिक यौगिकों में किसके आधार पर की जाती है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के आधार पर की जाती है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के आधार पर की जाती है। अगर किसी आयनिक यौगिक में आयन्स के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर अपन चेक कर सकते हैं कि उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है या नहीं। अगर उसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, अगर किसी आयन के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या हो? प्रेजेंट हो, तो इसका मतलब वो कैसा होगा? रंगीन होगा, उसका कुछ ना कुछ कलर तो आएगा। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या आता है? कलर आता है। अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एब्सेंट हो तो वो कैसा होगा? रंगहीन होगा। रंगहीन का मतलब किसी भी तरीके का कोई कलर नहीं आएगा, व्हाइट कलर आएगा। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि किसी आयनिक यौगिकों के में आयन में अगर बात की जाए, रंग की व्याख्या किससे की जाती है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के आधार पर। जनरली जो आयनिक यौगिक होते हैं, आयनिक यौगिकों में किसी भी तरीके के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होते। आयनिक यौगिकों में क्या नहीं होते? जनरली जो आयनिक यौगिक होते हैं उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होते। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब क्या है? उस सभी जनरली जो आयनिक कंपाउंड्स हैं, आयनिक यौगिक, वो कैसे होते हैं? रंगहीन होते हैं। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ प्राय जनरली जो आयनिक यौगिक होते हैं, आयनिक यौगिक जनरली आयनिक यौगिकों में क्या होगा? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या होता है? एब्सेंट होता है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या होगा? एब्सेंट। एब्सेंट का मतलब इनका कैसा कलर होगा? कोई कलर नहीं होगा, रंगहीन होते हैं। तो जनरली जो आयनिक यौगिक होते हैं उनका कलर नहीं होता, रंगहीन होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एब्सेंट होंगे। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होने की वजह से वो कैसे होते हैं? रंगहीन होते हैं। अब बात आती है आयनिक यौगिकों की। एक होते हैं सहसंयोजक यौगिक। आयनिक यौगिकों में सहसंयोजक लक्षणों की उत्पत्ति का नाम वो कौन सी अपने पढ़ा था? पोलराइजेशन की प्रोसेस कहलाती है। इससे जो पीछे वाला लेक्चर था उसमें अपने बात की पोलराइजेशन की। पोलराइजेशन क्या होता है? मैंने बताया आयनिक यौगिकों में जब सहसंयोजक लक्षण की उत्पत्ति हो जाए, आयनिक यौगिकों में सहसंयोजक लक्षण की उत्पत्ति हो जाए तो इसी को क्या बोला था अपने? ध्रुवण। इसको क्या बोला था? पोलराइजेशन या ध्रुवण। तो किसी आयनिक यौगिक में सहसंयोजक लक्षण की जब उत्पत्ति होगी तो ये कैसे होंगे? रंगीन होंगे। अगर किसी आयनिक यौगिक में सहसंयोजक लक्षण की उत्पत्ति हो जाती है तो वो कलर में कैसे होंगे? रंगीन होंगे। इसका मतलब आयनिक यौगिक रंगीन भी हो सकते हैं, आयनिक यौगिक रंगहीन भी हो सकते हैं। ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि उसमें सहसंयोजक लक्षण की उत्पत्ति है या नहीं। अगर सहसंयोजक लक्षण उत्पत्ति नहीं है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भी नहीं है, इसका मतलब वो कैसे होंगे? रंगहीन होंगे। अगर किसी आयनिक यौगिक में सहसंयोजक लक्षण की उत्पत्ति हो जाती है या ध्रुवण उत्पन्न हो जाता है तो उसका कलर कैसा होगा? कि वो कलर होंगे, किसी भी तरीके का कोई भी कलर हो सकता है। कैसे होंगे? कलर नेस होंगे, उसमें कलर प्रेजेंट होगा। इसको नोट करें। उसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट। चलिए अब मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ बेसिकली ये क्या कहना चाह रहा है, देखिएगा।
देखिए एग्जाम्पल से समझाता हूँ मैं इस बात को। एग्जाम्पल जैसे सिल्वर फ्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड। इसमें बताना है सभी क्या है, आयनिक ठोस हैं। इसमें कलर कौन तो कलरलेस है और कौन कलर नेस है, किस कौन तो कलर है और कौन कलर लेस होगा, रंगीन और रंगहीन बताना है। तो देखना, सबसे पहले बात की जाए, मैंने कहा किसी कोई भी आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो अपने कल पीछे वाले लेक्चर में क्या पढ़ा था, फैक्टर फैक्टिंग ऑफ ए कोवेलेंट कैरेक्टर, सहसंयोजक लक्षण को प्रभावित करने वाले कारक। तो देखना, सबसे पहले अपन बात करते हैं सहसंयोजक लक्षण की। इसमें क्या चेक करेंगे, सहसंयोजक लक्षण। क्यों चेक करेंगे सहसंयोजक लक्षण है, किसी आयनिक यौगिक में अगर सहसंयोजक लक्षण आ जाते हैं इसका मतलब वो कैसा होगा, रंगीन होगा। तो अपन चेक करते हैं सहसंयोजक लक्षण कैसे चेक किया था। सभी में क्या है, सिल्वर कॉमन है, इसका मतलब इससे तो अपना आंसर नहीं आने वाला। हैलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसका मतलब इधर से इधर जाने पर अपने कल क्वेश्चन सॉल्व किए थे पीछे वाले लेक्चर में, ऋणायन का आकार अगर ज्यादा होगा, क्लोरीन से आयोडीन की तरफ जाते हैं तो ऋणायन का आकार ज्यादा होगा। ऋणायन का आकार अगर ज्यादा है इसका मतलब सहसंयोजक लक्षण भी क्या है, ज्यादा है। सहसंयोजक लक्षण भी क्या हो रहे हैं, इधर से इधर जाने पर बढ़ रहे हैं। तो किसी आयनिक यौगिक में जैसे जैसे सहसंयोजक लक्षण बढ़ेंगे वो कैसा होता जाएगा, रंगीन होता जाएगा। उसमें क्या आ जाता है, कलर आ जाता है, रंगीन होता जाएगा। किसी आयनिक यौगिक में सहसंयोजक लक्षण आने की वजह से उसमें कैसे कलर उत्पन्न हो जाता है, रंगीन हो जाता है। देखना कैसे, इधर से इधर जाने पर क्या बढ़ रहा है, सहसंयोजक लक्षण। इसका मतलब इसमें क्या है, सहसंयोजक लक्षण कम है। इन दोनों की अगर बात की जाए तो इसमें इन दोनों में क्या है, सहसंयोजक लक्षण कम है। सहसंयोजक लक्षण यहाँ पे कंपेरेटिवली क्या है, कम। और इन दोनों में क्या है, सहसंयोजक लक्षण ज्यादा। क्यों है ज्यादा, क्योंकि इधर से इधर जा रहे हैं, सहसंयोजक लक्षण बढ़ रहा है, आकार बढ़ रहा है ऋणायन का, तो क्या होगा, सहसंयोजक लक्षण बढ़ेगा। तो जहाँ पे सहसंयोजक लक्षण कम है उन आयनिक ठोसों की, जनरली जो आयनिक ठोस होते हैं उनको अगर इलेक्ट्रॉन एब्सेंट होंगे तो वो कैसे होंगे, कलर लेस होंगे, रंगहीन होंगे। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ जहाँ पे सहसंयोजक लक्षण कम है वो कैसे होंगे, रंगहीन। इन दोनों का किसी भी तरीके का कोई कलर नहीं आता। और जैसे ही इसमें आयनिक यौगिकों में जैसे ही सहसंयोजक लक्षण उत्पन्न होते हैं तो वहाँ पे क्या होगा, ये कलर उत्पन्न हो जाता है, इसमें रंगीन हो जाते हैं। तो AgBr की अगर बात की जाए, AgBr तो ये हल्का पीला होता है, हल्का पीला होता है। और Ag सिल्वर आयोडाइड की अगर बात की जाए, AgI की, तो ये क्या होगा, पीला होगा। इसकी इंटेंसिटी क्या होती है, थोड़ी ज़्यादा होती है। तो इसमें क्या आ गया, कलर आ गया। किसकी वजह से, सहसंयोजक लक्षण की वजह से इसमें कलर आ गया। तो मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा देता हूँ कि आयनिक यौगिकों में, आयनिक यौगिक में सहसंयोजक लक्षण आने से, सहसंयोजक लक्षण आने से वे रंगीन हो जाते हैं, रंगीन हो जाते हैं। जनरली जो आयनिक यौगिक होते हैं, आयनिक ठोस होते हैं, वो रंगहीन होते हैं। लेकिन जैसे ही उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर आते हैं या पोलराइजेशन की प्रोसेस होती है, वो कैसे हो जाते हैं, रंगीन हो जाते हैं, उसमें कलर आ जाता है। तो इसको मैंने एग्जांपल से समझा दिया, इसको आप नोट करें। बोलो भी, कोई दिक्कत है तो बताओ। चलिए अब चलते हैं अपन लास्ट, इसका जो प्रॉपर्टी है आयनिक यौगिकों की, लास्ट प्रॉपर्टी वो कौन सी है, बहुरूपता और समाकृतिता। बहुरूपता और समाकृतिता क्या होती है, आयनिक ठोसों के लिए कैसे डिफाइन होगी, उसकी अपन बात कर रहे हैं।
सॉरी लास्ट प्रॉपर्टी आयनिक यौगिकों की वो क्या है? लास्ट प्रॉपर्टी है बहुरूपता। बहुरूपता व समाकर्तिता। बहुरूपता, पॉलीमॉर्फिज्म एंड आइसोमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म एंड आइसोमॉर्फिज्म। तो आयनिक यौगिकों के लिए कैसे डिफाइन होगा उसकी अपन बात करते हैं। चलिए, सबसे पहले बात आती है किसकी? बहुरूपता की। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होती है? तो पॉलीमॉर्फिज्म की क्या होती है, डेफिनेशन कैसी होगी? आयनिक यौगिक जो होते हैं वो एक से अधिक प्रकार की क्या रखते हैं? संरचना रखते हैं, स्ट्रक्चर रखते हैं। उसी को क्या बोला जाता है? पॉलीमॉर्फिज्म। बहुरूपता, बहुरूपता का मतलब एक से ज्यादा रूप। तो मैं कह सकता हूं आयनिक यौगिक जो होते हैं, आयनिक यौगिक ये क्या करते हैं? एक से ज्यादा संरचना रखते हैं, स्ट्रक्चर एक से ज्यादा संरचना रखते हैं। एक से ज्यादा संरचना रखने का मतलब क्या है? इनकी ज्यादा से ज्यादा स्ट्रक्चर, एक ज्यादा से ज्यादा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। एक से ज्यादा स्ट्रक्चर मिल रहे हैं, इसका मतलब बहुरूप मिल रहे हैं। पॉलीमॉर्फिज्म, इसी को क्या बोलते हैं? पॉलीमॉर्फिज्म या बहुरूपता। इसको क्या बोला जाता है? बहुरूपता बोला जाता है। अब बात आती है समाकर्तिता की। किसकी बात आती है? समाकर्तिता। समान आकृति या समाकर्तिता, आइसोमॉर्फिज्म कैसे होती है? अगर बात की जाए आयनिक यौगिक कैसे होते हैं? पॉलीमॉर्फिज्म, बहुरूपता। अब बात आती है समाकर्तिता की। कोई आयनिक यौगिक समाकर्तित है या नहीं है? वो आइसोमेरिज्म है या नहीं है? आइसोमॉर्फिज्म कैसे रिप्रेजेंट करेगा? देखना, कोई भी आयनिक यौगिक जो समान क्रिस्टल संरचना रखता है, समान क्रिस्टल स्ट्रक्चर रखेगा, उसको क्या बोलेंगे अपन? आइसोमॉर्फिज्म। मैंने कहा कोई भी आयनिक यौगिक अगर कोई आयनिक यौगिक क्या रखता हो? कोई आयनिक यौगिक अगर समान क्रिस्टल संरचना रखता हो, क्या रखता हो? समान क्रिस्टल संरचना रखता हो, तो वो कैसा होगा? समाकर्तित होगा। कैसा होगा? समाकर्तिता रिप्रेजेंट करेगा, आइसोमॉर्फिज्म रिप्रेजेंट करेगा। तो कोई आयनिक यौगिक अगर एक से ज्यादा स्ट्रक्चर रखता है उसको तो क्या बोला जाता है? पॉलीमॉर्फिज्म। अगर कोई आयनिक यौगिक समान क्रिस्टल संरचना रखता है तो वो कैसा होगा? समाकर्तित होगा। अब बात आती है, ये तो कंफर्म है कि कोई भी आयनिक यौगिक होगा वो पॉलीमॉर्फिज्म तो होगा ही होगा। इसका मतलब कोई ना कोई आयनिक यौगिक हमेशा क्या रखेगा? एक से ज्यादा स्ट्रक्चर रखेगा, इसको क्या बोला? पॉलीमॉर्फिज्म। अब बात आती है कोई भी आयनिक यौगिक समाकर्तित है या नहीं। इसके अपन कैसे चेक करेंगे कि आयनिक यौगिक दिए गए हैं उसमें चेक करो कि वो आइसोमॉर्फिज्म है या नहीं, समाकर्तित है या नहीं। उसके लिए अपने कुछ रूल पढ़ने होंगे। कैसे? आयनिक यौगिकों में ये बताने के लिए कि वो समाकर्तित है या नहीं, उसके लिए अपने कुछ एक दो रूल पढ़ने पड़ेंगे, उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। सबसे पहले आप इसको नोट करें, उसके बाद अपन चलते हैं वन बाय वन। वो कौन कौन से रूल हैं जो आयनिक यौगिकों में ये डिफाइन करेंगे कि वो समाकर्तित है या नहीं है, समाकर्तित होगा या नहीं होगा। इसके लिए अपने को कुछ क्या पढ़ने पड़ेंगे? रूल पढ़ने पड़ेंगे। उन रूल्स की मैं बात करूंगा वन बाय वन। कौन कौन से रूल हैं, किन किन बातों का ध्यान में रखना है, नोट करें। चलिएगा, वो कौन कौन से रूल हैं जो आयनिक यौगिकों में समाकर्तिता की व्याख्या करेंगे, देखना। सबसे पहला रूल, फर्स्ट रूल क्या है
किसी भी आयनिक यौगिकों में अपने को चेक करना है कि वो समाकर्तित है या नहीं, आइसोमॉर्फिज्म रिप्रेजेंट करेगा या नहीं करेगा। तो कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले ध्यान में रखना है किसी भी आयनिक यौगिक में कोई भी दो आयनिक यौगिक हैं उसमें बताना है कि एक दूसरे के आइसोमॉर्फिज्म है या नहीं। तो उसमें क्या करना है, दोनों आयनिक यौगिक जो भी दो आयनिक यौगिक हैं उस दोनों के आयनिक यौगिकों के जो धनायन और ऋणायन है, दोनों के धनायन और दोनों के ऋणायन, उनका समान इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए। मैंने कहा दो आयनिक यौगिक, कोई भी दो आयनिक यौगिक, एक आयनिक यौगिक क्यों हो गया, कोई भी मान लो आयनिक यौगिक, दूसरा आयनिक यौगिक, आयनिक यौगिक, इन दोनों आयनिक यौगिकों में अपने को बताना है कि आइसोमॉर्फिज्म है या नहीं, समाकर्तित है या नहीं। तो क्या करना है, इस आयन का धनायन और इसका ऋणायन, इस यौगिक का धनायन और इस यौगिक का ऋणायन, इन दोनों के धनायन और दोनों के ऋणायन क्या होने चाहिए, समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से इनका होना चाहिए। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी होनी चाहिए, इनमें सेम होनी चाहिए। समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इसका मतलब वो कैसा होगा, दोनों आयनिक कंपाउंड कैसे होंगे, समाकर्तित होंगे, आइसोमॉर्फिज्म रिप्रेजेंट करेंगे। कंडीशन क्या है, दोनों आयनिक यौगिकों के दोनों के धनायन और दोनों के ऋणायन, इनमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बोल दो या समान इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोल दो, समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर आता है तो वहां पे क्या होगा, वो समाकर्तित होंगे। चलिए इस रूल के अकॉर्डिंग मैं आपको एग्जाम्पल समझा देता हूँ। एग्जाम्पल जैसे सोडियम क्लोराइड, ये कोई आयनिक यौगिक, एक मैं बात कर लेता हूँ मैग्नीशियम ऑक्साइड की। देखना कैसे किस तरीके से, मैग्नीशियम +2 ऑक्सीजन -2 सोडियम F माइनस, तो दोनों के धनायन और दोनों के ऋणायन, समान इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब इलेक्ट्रॉन्स की संख्या काउंट कर लेते हैं। सोडियम का कितना होता है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, सोडियम प्लस का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी है सोडियम में, 10 इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम की अगर बात की जाए, इसका ये दोनों की धनायन की बात करें सबसे पहले, तो मैग्नीशियम की अगर बात की जाए, मैग्नीशियम 12 पे आता है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे क्योंकि +2 चार्ज है। तो मैग्नीशियम के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन, दोनों में 10 इलेक्ट्रॉन, दोनों के धनायनों में 10 इलेक्ट्रॉन। अब ऋणायनों की बात कर लेते हैं। ऋणायन क्या है, F-, F कितने नंबर पर आता है, फ्लोरीन 9 नंबर पर आता है। फ्लोरीन कितने नंबर पर, एटॉमिक नंबर 9, -1 का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, कितने इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन -2, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, -2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे। ऑक्सीजन के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन। तो दोनों ऋणायनों के पास और दोनों के धनायन के पास इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सेम आएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की संख्या भी क्या है, सेम है। तो समान इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आने की वजह से मैं कह सकता हूँ दोनों आयनिक यौगिक हैं वो कैसे होंगे, आइसोमॉर्फिज्म रिप्रेजेंट करेंगे, आइसोमॉर्फिक होंगे, समाकर्तित होंगे। तो यहाँ पे कैसे होंगे, ये समाकर्तित होंगे। तो ये फर्स्ट रूल हो गया, नोट करें इसको। चलिए सेकंड रूल, सेकंड रूल क्या है देखना। तो अपने को चेक करना है कि किसी आयनिक यौगिक, दो आयनिक यौगिक दे देगा और पूछ लेगा कि समाकर्तित है या नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे, स्टेप बाय स्टेप अपन उस रूल को याद रखना, इजीली पता लग जाएगा कि कोई भी आयनिक यौगिक वापस में आइसोमॉर्फिक है या नहीं। नेक्स्ट सेकंड रूल। सेकंड रूल क्या है देखिए, फर्स्ट रूल की बात होगी, सेकंड रूल क्या है, अगर कोई आयनिक यौगिक में चेक करना है कि समाकर्तित है या नहीं है, वो अगर उसमें अपने को समान इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं मिलता तो क्या चेक करना है, अगर कोई आयनिक यौगिक दोनों के आयनों में, कोई भी आयनिक यौगिक, दो आयनिक यौगिक दे देगा, उनके आयनों में अगर उनके आयन्स की संयोजकता समान हो, दो आयनिक यौगिक जिनके आयन्स की संयोजकता क्या हो, समान हो, और अगर बात की जाए उनकी संयोजकता और जो क्रिस्टलीय जल के अणु है उनकी संख्या अगर समान होगी तो वो कैसे होंगे, समाकर्तित होंगे। मैंने कहा वही दो आयनिक यौगिक दे देगा, अगर उसमें समान इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं मिले, आयनिक यौगिक प्लस आयनिक यौगिक, दो आयनिक यौगिक दे देगा, और उसकी अगर बात की जाए तो उन दोनों के लिए अगर उसकी दोनों के आयनों की, दोनों के आयन
दोनों यौगिकों के आयनों की अगर संयोजकता समान हो, दोनों आयनों के यौगिकों की आयनों की संयोजकता समान हो, और संयोजकता क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, और उनके क्रिस्टलीय जल के अणुओं की संख्या भी क्या आनी चाहिए, समान आनी चाहिए। क्रिस्टलीय जल के अणु का मतलब कितने उस आयन के साथ, उस यौगिक के साथ वाटर के मॉलिक्यूल जुड़े हैं। तो क्रिस्टलीय जल के अणु की संख्या भी क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। अगर ये समान आती है तो इसका मतलब अगर संयोजकता भी समान है, क्रिस्टलीय जल के अणुओं की संख्या भी समान है, तो वो कैसा होगा, आइसोमॉर्फिज्म रिप्रेजेंट करेगा, समाकर्तित होंगे। क्या करेंगे, समाकर्तिता रिप्रेजेंट करेंगे। एग्जाम्पल की अगर बात की जाए, एग्जाम्पल इस रूल के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल क्या होंगे देखना। एक तो मैं कह दूं सफेद कशिश, सफेद कशिश, एक हरा कशिश, और एक मैं आप लोगों को दे दूं इप्सम, इप्सम या इप्सोमाइट, इप्सम या इप्सोमाइट। तो आप लोगों को बताना है कि कौन तो आइसोमॉर्फिज्म रिप्रेजेंट करेगा और कौन आइसोमॉर्फिज्म समाकर्तित है या नहीं, आप लोगों को ये बताना है। आप लोगों को आयनिक यौगिक दिए गए हैं, कौन तो समाकर्तित है, इसका मतलब दो आयनिक यौगिक समाकर्तित कब हो सकते हैं, मैंने रूल बताए, वो चेक करना है आप लोगों को। चलिए, और एक मैं दे देता हूं नीला कशिश। 4 आयनिक कंपाउंड दिए गए हैं, आप लोगों को बताना है कि इनके ये कौन तो समाकर्तित है और कौन समाकर्तित नहीं है। इनका मैं फॉर्मूला लिखा देता हूं। श्वेत कशिश होता है ZnSO4.7H2। श्वेत कशिश क्या होता है, ZnSO4.7H2। हरा कशिश होता है FeSO4.7H2। इप्सम क्या होता है, इप्सम होता है MgSO4। इप्सम क्या होता है, MgSO4.7H2। ये क्या होता है, इप्सम या इप्सोमाइट। नीला कशिश, नीला कशिश क्या होता है, कॉपर सल्फेट .5H2। आपको बताना है इन चारों में से कौन तो समाकर्तित है, आइसोमॉर्फिज्म कौन रिप्रेजेंट करेगा। तो मैंने सेकंड रूल क्या बताया देखना, उसी के अकॉर्डिंग अपन बात करते हैं। किसी भी दो या दो से ज्यादा कोई भी आयनिक यौगिक दे रखे हैं, उसकी संयोजकता क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। संयोजकता का मतलब इस पर कैसा चार्ज +2, Fe पर कैसा चार्ज +2, मैग्नीशियम पर कैसा चार्ज आएगा +2, कॉपर पर +2, क्योंकि SO4 -2 होता है, SO4 है -2। इन दोनों ने क्या बनाया, आयनिक कंपाउंड बनाया। संयोजकता तो क्या आ रही है, सेम आ रही है। संयोजकता क्या आ रही है, सेकंड रूल में जो अपना फर्स्ट पॉइंट है, संयोजकता क्या आ रही है, समान। अब क्या चेक करना है, संयोजकता के अलावा मैंने कहा दोनों आयनों की उसमें क्रिस्टलीय जल के अणुओं की संख्या चेक करनी है, उसके साथ कितने जल के वो या वाटर के मॉलिक्यूल उसके साथ ऐड हैं। तो देखना, फर्स्ट में 7H2, सेकंड में 7H2, थर्ड में 7H2, फोर्थ में कितने हैं 5H2। इसका मतलब ये तो क्या है, सभी सेम, जिसमें संयोजकता भी सेम है और वाटर के मॉलिक्यूल या क्रिस्टलीय जल के अणुओं की संख्या सेम है। इसका मतलब ये तो तीनों क्या है, समाकर्तित है। ये तीनों क्या है, समाकर्तिता या आइसोमॉर्फिज्म रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन ये आइसोमॉर्फिज्म रिप्रेजेंट नहीं करेगा। इसकी संयोजकता तो समान है, लेकिन क्रिस्टलीय जल के अणुओं की संख्या क्या आ गई, यहाँ पे डिफरेंट आ गई, इसकी वजह से ये समाकर्तित नहीं है, आइसोमॉर्फिज्म का हिस्सा नहीं होगा। तो ये तीनों क्या है, समाकर्तित, ये समाकर्तित नहीं होगा। नोट करें इसको। तो किसी आयनिक यौगिक, कोई भी आयनिक यौगिक या आयनिक यौगिक दे रखे हैं, इस आयनिक यौगिक में अपने को चेक करना है कि समाकर्तित है या नहीं। तो कैसे चेक करेंगे, अपना रूल लगाना है कि क्रिस्टलीय जल के अणुओं की संख्या चेक कर लो और संयोजकता चेक कर लो। संयोजकता समान है लेकिन क्रिस्टलीय जल के अणुओं की संख्या अलग है, इसका मतलब वो समाकर्तित नहीं होगा। नोट करें। चलिए अपना लास्ट
लास्ट जो रूल है उसकी अपन बात और कर लेते हैं। लास्ट रूल, तो दो रूल हो गए कि कोई आयनिक यौगिक समाकर्षित होगा या नहीं होगा। लास्ट रूल और बता देता हूं मैं, उसके बाद अपनी आयनिक जो यौगिक है उनकी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। चलिए अब बात आती है किसी आयनिक यौगिक में समाकर्षिता की थर्ड रूल क्या है उसकी बात कर लेते हैं। देखना, थर्ड रूल है कोई भी दो आयनिक यौगिक दे रखे हैं, कोई भी दो आयनिक यौगिक दे रखे हैं तो उन दोनों आयनिक यौगिकों के धनायन और ऋणायन के संकरण और उनकी आकृति क्या हो, समान होनी चाहिए, तब वो क्या होंगे, समाकर्षित होंगे। मैंने कहा दो कोई आयनिक यौगिक दे रखे हैं, आयनिक यौगिक, कोई दो क्या दे रखे हैं, आयनिक यौगिक, तो इन दोनों आयनिक यौगिकों के जो धनायन व ऋणायन होंगे, दोनों के धनायन व दोनों के जो ऋणायन है, भी आयनिक यौगिक का कन्फर्म होगा, धनायन और ऋणायन तो होंगे, तो दोनों यौगिकों के धनायन और ऋणायन इनका संकरण और आकृति क्या होनी चाहिए, संकरण व आकृति क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। अगर संकरण आकृति समान आते हैं इसका मतलब वो कैसे होंगे, समाकर्षित होंगे, आइसोमॉर्फिज्म रिप्रेजेंट करेंगे, प्रदर्शित करेंगे। चलिए किस तरीके से एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। देखना, एग्जांपल्स की बात करेंगे, जैसे पोटेशियम सल्फेट की बात कर लेता हूं मैं, किसकी, पोटेशियम सल्फेट। और मैं किसकी बात करूंगा, जैसे कंपेरेटिवली एक और आयनिक यौगिक दे देता हूं, जैसे पोटेशियम क्रोमेट, किसकी बात कर लेता हूं, पोटेशियम क्रोमेट की। दो आयनिक यौगिक दे रखे हैं, इनमें बताना है कि ये समाकर्षित है या नहीं है। कैसे चेक करेंगे, देखना, मैंने कहा कोई दो आयनिक यौगिक दे रखे हैं तो उसमें दोनों के धनायन और दोनों के ऋणायन, इसका धनायन और इसका ऋणायन क्या क्या होगा, देखना, इसका धनायन क्या होगा, पोटेशियम प्लस, इसका धनायन, और ऋणायन क्या होगा, सल्फेट है -2 चार्ज, इसी तरीके से तो चार्ज आएगा, इस पे -2, इस पे प्लस है 1 चार्ज। इसी तरीके से यहाँ पे पोटेशियम प्लस और CrO4 है -2, क्रोमेट आयन, क्या हो गया, क्रोमेट आयन, पोटेशियम प्लस और क्रोमेट आयन। तो दोनों के धनायन और दोनों के ऋणायन, इनमें संकरण और आकृति क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो चेक करते हैं, तो ये तो दोनों एटम क्या है, इनमें संकरण की बात नहीं कर रहे, दोनों में क्या आएगा, सेम ही आएगा, पोटेशियम प्लस, जैसे भी संकरण निकलेगा इसमें किसी भी तरीके से एटम में संकरण की बात नहीं करते। अगर इसमें बात की जाए इन दोनों आयन्स में, ऋणायन में, तो सल्फेट में संकरण किस तरीके से निकाला जाएगा, N = संकरण निकालने का तरीका, इसमें से इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 6, ऑक्सीजन को काउंट नहीं करना, -2 है, इसका मतलब +2 चार्ज अपॉन 2, तो कितना आ जाएगा, N = संकरण, N क्या है, संकरण, तो यहाँ पे 8/2 का मतलब क्या है, 4sp3 संकरण, sp3 का मतलब क्या हो गया, इसकी जो ज्यामिति होगी वो कैसी होगी, चतुष्फलकीय टेट्राहेड्रल होगी। पोटेशियम सल्फेट में संकरण क्या है, sp3, ज्यामिति क्या होगी इसकी, टेट्राहेड्रल। CrO4 की बात की जाए तो इसमें भी संकरण क्या आएगा, N = 4 आएगा, संकरण कैसा होता है, इसमें भी sp3 होता है। क्रोमेट में संकरण कैसा आएगा, sp3, जिसकी ज्योमेट्री कैसी होती है, ज्यामिति चतुष्फलकीय टेट्राहेड्रल, ज्यामिति कैसी होगी, चतुष्फलकीय। तो ये बात होगी किसकी, इसमें दोनों के धनायन और दोनों के ऋणायन में संकरण क्या है, समान आ रहा है। अब बात करते हैं आकृति और ज्योमेट्री में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। आकृति और ज्योमेट्री कभी भी सेम नहीं होती। आकृति का मतलब क्या होता है, आकृति में किसी भी संकरण की बात की जाए, BSc थ्योरी में इसमें अपन डिटेल में पढ़ लेंगे। आकृति और किसकी बात कर रहे हैं, ज्योमेट्री की। आकृति और ज्योमेट्री में क्या फर्क होता है, आकृति या आकार सिर्फ बॉन्ड पेयर से, बंद युग्मन से डिसाइड होती है कि उसकी आकृति कैसी है। ज्यामिति का मतलब है, ज्यामिति में लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, बंद युग्म
और लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों शामिल होते हैं किसमें, ज्यामिति में, लेकिन आकृति में सिर्फ बॉन्ड पेयर इंक्लूड होते हैं। इसको अपन VSEPR थ्योरी में कंप्लीटली पढ़ लेंगे। तो यहाँ पे क्या ध्यान में रखना है, इन दोनों का संतुलन क्या रहा है, सेम। और ज्यामिति कैसी है, ज्यामिति या आकृति की बात करूं तो क्या होगा, चतुष्फलकीय। चतुष्फलकीय क्या होती है इनकी आकृति या ज्यामिति इनकी, तो क्या होती है, सेम ही होती है। इनकी अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए SO4-2, तो इस तरीके से होता है SO4-2, S डबल बॉन्ड O माइनस, ये क्या होगी, इसकी आकृति हो गई। ज्यामिति मान लो आकृति यहाँ पे तो क्या आएगी, सेम ही आएगी, लेकिन वैसे डिफरेंस होता है आकृति और ज्यामिति में। मैंने बताया बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों से क्या बनती है, ज्यामिति, और आकृति किससे बनती है, बॉन्ड पेयर से बनती है। अब बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर, ये हो गई। अब क्रोमेट की स्ट्रक्चर क्या होती है, Cr डबल बॉन्ड O माइनस। इसकी भी ज्यामिति या आकृति की बात करें तो ये भी चतुष्फलकीय टेट्राहेड्रल, ये भी टेट्राहेड्रल। तो दोनों में संकरण भी सेम, n=4, संकरण भी सेम, और ज्यामिति या आकृति भी क्या है, सेम है, टेट्राहेड्रल। इसकी वजह से ये जो दोनों आयंस हैं ये कैसे होंगे, आइसोमॉर्फिक होंगे, समाकर्तित होंगे। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ये कैसे होंगे, समाकर्तित होंगे। इस तरीके से टाइप ऑफ एग्जाम्पल है पूछ लिए जाते हैं, नोट करो इसको। चलिए, ये बात होगी किसकी, आयनिक यौगिकों के प्रॉपर्टीज के बारे में, उसके गुणों की व्याख्या कैसे की जाती है, सभी गुणों की व्याख्या अपनी कर ली। आप लोगों को इसमें किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। बताओ भी, कोई दिक्कत है तो, किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत है तो बता दो। चलिए, तो इसके आगे के कंटेंट, जो इसके आगे का कंटेंट होगा उसकी बात करेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में। यहाँ तक आपको किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत है तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर बच्चों, थैंक यू।